फिर इलेक्शन की बातें हो गई थी। इलेक्शन की बातें हुई थी, ठीक है। जी, तो शुरुआत के 3 इलेक्शन इलेक्शन पर फ्री जो एंड है। फेयर हमारा पूरा हुआ है वो, है ना। जी, और जी, कांग्रेस पार्टी जो है 3 इलेक्शन में, जो शुरुआती के 3 इलेक्शन हैं उसके अंदर खास मेजोरिटी लेकर के आती है, ठीक है। हमारा एक टॉपिक छूट गया था, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड देयर पॉलिसीज। ये आज हम देख लेंगे कि शुरुआती दहाइयों के अंदर अपोजिशन बहुत ज़्यादा मतलब थी, लेकिन बहुत कोई ख़ास उसका महत्व नहीं था। बट बाद में बहुत ज़्यादा उसका महत्व हो जाता है, ठीक है। तो एक दो बातें बता दें ताकि हम क्लास आगे शुरू करें। जल्दी बताएं फटाफट से। आप बताइए भाई आमना, कल आपने क्या पढ़ा था? जल्दी से फटाफट। जी मुजम्मिल साहब बताएं कुछ। अरे एक दो बातें बता दो कल की यस क्लास में सर। फिर भाई। हाँ, एक दो बातें बताओ जल्दी से। जी, इलेक्शन के बारे में पढ़े थे सर कि मतलब 3 इलेक्शन हुए थे। 1952 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन साहब पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे। हम्म, और इसमें बहुत पैसे खर्च हुए थे, मतलब कि 20 लाख बॉक्सेस। और कई उस पे जो कैंडिडेट होते थे उनके नाम मतलब पहचान हम्म, शनाख्त हुआ करते थे इसी तरह का। और अ, ये करीब 2004 तक बैलेट पेपर तक इलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर ईवीएम आया। हम्म। और शुरुआत के 3 इलेक्शन में प्रभुत्व जो मतलब के ज़्यादातर के कांग्रेस जो है डोमिनेंस की है। सारे लोग हम्म। उसको वोट दिए हैं, मतलब कि हर तरह से वो जीत हासिल किए थे। और 45% लाए थे, लेकिन 364 सीटें थी 45% होने के बावजूद। वो उस क्यों था मेथड ऐसा? से कौन सा मेथड था वो? एक एक ये था ना सर, एक होता है ना ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हम्म। और जिसमें फर्स्ट ये पास्ट द ये पोस्ट जो में होता है फर्स्ट कि पास द पोस्ट वाला सिस्टम है, ये कौन कौन से इलेक्शन में आता जिस है? ये डायरेक्ट इलेक्शन में आता है, डायरेक्ट इलेक्शन कौन कौन जिसमें से होते हैं? जिसमें लोग डायरेक्ट खुद चुनते हैं इलेक्शन का नाम बताइए। अपने, जैसे कि विधानसभा। चलिए, अप, विधानसभा। जी हाँ, अपने एमएलए को खुद चुनते हैं और उनको स्टेट पता होता है कि हम लेजिस्लेटिव जिसको वोट असेंबली। देंगे। और जी, 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 जी। और और इसी तरह का तो चीज़ें हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप बात करेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो पार्लियामेंट में दो हाउस है ना। एक लोअर हाउस, जी, जिसको आप राज्यसभा लोकसभा बोल सकते हैं, और और लोकसभा, दूसरा राज्यसभा जी। राज्यसभा है। तो राज्यसभा में भी क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो नॉर्मल पीपल नहीं है सर, वो राज्यसभा में चुनते हैं? नहीं होता है, नहीं, फिर नहीं। और इसी तरह जैसे कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट क्या बोले आप? प्रेसिडेंट को जो चुना जाता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन कर वो आते हैं ना। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा से प्रेसिडेंट जी का क्या कनेक्शन है? नहीं, 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 जी। तो राज्यसभा में जो इलेक्शन चुनकर जो जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। डायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में भाई? लोकसभा में सॉरी सॉरी लोकसभा में, फॉर दैट। राज्यसभा में? लोक राज्यसभा में तो राज्यसभा में क्या होता है? बताएं भाई, कोई और राज्यसभा बताएं, में तो ये थोड़ा सा अटक गए। 240 राज्यसभा में 240 सीटें थी, सीटें होती हैं, अभी है, होती नहीं होती है, लेकिन इसमें मैं आपकी थोड़ा बात सा से एग्री कंफ्यूज। करता हूँ। आगे बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात है। जल्दी से बताइए, वरना ये कंफ्यूज कर देंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत दे जाएगा। जल्दी बोलिए। अभी इसमें इसमें तो कंफर्मेशन तो इसी में थी सर, इसी में था कि लोकसभा में लोकसभा में कंफर्म है जो चुन। डायरेक्ट इलेक्शन है, मान लिया आपकी बात। जी, 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 राज्यसभा की बात जी। बताइए। राज्यसभा में तो थोड़ा सा डाउट था सर क्या डाउट है? बताएं, कोई और बताएं। कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। के आगे बोलिए। अरे कोई बात नहीं, इसी में गलत यही बोलो डाउट लेकिन बोलो तो। यही
यही डाउट था सर कि इसमें लोकसभा में 543 सीटें होती हैं ठीक है, और इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये तो कंफर्म है। ठीक लेकिन है। राज्यसभा में जो सीटें कम हो जाती हैं, महदूद हो जाते हैं 240 पर, ये क्यों हो जाता है? एक डाउट ये था, और उसमें इलेक्शन किस तरह मतलब कि मैंने जो आपको कैंडिडेट जो जाते हैं चुनकर। इलेक्शन वाला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क के अंदर, उसमें इतना अच्छे से समझाया है। उसको ना वो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होगी कहीं, वरना फिर मैं इसका ना एक किताब का पूरा अलग से, असल में स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में लगा हुआ हूँ, अगर वो हो जाता है मेरा तो स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको पढ़ाना। दुआ कीजिए ले लूँ, फिर उससे बहुत आसानी हो जाएगी, वरना मैं पूरा लैपटॉप पे ही रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा। तो उससे फायदा रहेगा, आप इसका आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो आप वो सब भूल गए हैं। बोले भाई राज्यसभा में एक लफ्ज में बोल दें, आगे क्लास पूरी इंतजार कर रही है, जल्दी बोलें। किसी और को नहीं पता है राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं? अरे भाई फुरकान किसी को नहीं फुरकान भाई पता तो है? थे उस क्लास में। हाँ भाई बरकाती साहब बोलिए। सर एमएलए के थ्रू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है या फिर इनडायरेक्ट। प्रोपोर्शनल? हाँ, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन सर। होता है ना। जी और जी। प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होता है। जी जी सर। ठीक है। चलिए बहरहाल, देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल करके चली गई। केरला सर वाली थोड़ा सा स्टोरी मैंने बस बता दी थी 30, आपको। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर। जी जल्दी ये सर बोलिए। अभी तो ये कंफर्म हो गई कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और वो एमएलए के थ्रू होता है। लेकिन उसमें मतलब 243 सीटें हो जाती हैं सर, और ये इसमें ज्यादा ऐसा कुछ। ये मैं आपको थोड़ा सा, मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको आगे जी जी इसको जी जब मैं उस चैप्टर पे जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको अंदर जाके फिर किस तरीके से एक पूरा कमीशन है, किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाता है, और फिर किस तरीके से लोगों का अलग अलग बांटते हैं, फिर स्टेट की पॉपुलेशन को, वो पूरा एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको यहाँ लेकर के आऊंगा, बहुत बड़ा वो हो जाएगा। मुझे याद दिलाइएगा यस फिर सर मैं सर वीडियो कैरी भेज ऑन दूंगा। कैरी ऑन। ठीक है, देखिए आज आपका जो, आज आपकी क्लास में आप दो तीन बातें पढ़ेंगे सिर्फ। दो तीन बातों में ही वो अलग बात है कि आपका आधा पौन घंटा खिंच जाएगा। पहली चीज है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। किताबें अपनी आप लोग सामने रख लेंगे ना तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और किताबें ना हो तो मोबाइल के दो हिस्से कर लीजिएगा, एक पार्ट के अंदर आपकी पीडीएफ और दूसरे पार्ट में आपकी ये वीडियो चले, तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। 2 मिनट में आपकी स्क्रीन ऑन कर दूंगा मैं। ठीक है, पहला ये। तो इसमें ये आमतौर पे ये बताएंगे कि भाई कांग्रेस का नेचर असल में कैसा था। ठीक है, आखिर कांग्रेस जीत रही थी बार बार, क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस शुरुआती 3 इलेक्शन के अंदर जीती थी, बहुत मेजोरिटी के साथ वो जीती थी। तो उसकी क्या क्या वजह रही थी। ठीक है, दूसरी अदर कंट्री का भी थोड़ा सा ये लोग जायजा लेंगे कि अदर कंट्री में किस तरह होता है। दूसरी बात ये बताएंगे, कांग्रेस जो है ना एक सोशल और आइडियोलॉजिकल इसके अंदर कोरिलेशन है। मतलब ये कि यहाँ पर बहुत सारे समाज के लोग एक जगह आ जाते हैं और बहुत सारी आइडियोलॉजी के लोग एक ही जगह पर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं इसको डिस्कस करेंगे हम। साथ ही साथ अच्छा, ये जो मतलब अलग अलग इन्होंने वो दे रखे ना कार्टून टाइप के, तो मैं इसके ऊपर आपको आज रात में क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि इसमें मुझको समझाने की चीजें तकरीबन आधा पौन घंटा लग जाएगा इसमें अलग से, तो एक पूरा सेशन हिंदी का अलग बुक रख के, इंग्लिश के अलग बुक रख के सामने रख के मैं आपको रिकॉर्ड करके वो दे दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास में नहीं, वो रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा आपको। ये देखेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि भाई इस फैक्शन को, मतलब ये जो छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, जो छोटी छोटी आइडियोलॉजी बन गई थी, एक तरीके से छोटे छोटे समाज टाइप का बन गया था कांग्रेस के अंदर, तो इसको ये लोग मैनेज किस तरह किया करते थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, के किस तरीके से अपोजिशन पार्टी धीरे धीरे उभरने लगी। पहले अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उभरने लगी थी। ठीक है, और किस तरीके से शुरुआती दिनों के अंदर, जो शुरुआत वाली दहाई थी 1950 से लेकर के 1962 के अंदर तक, किस तरीके से अपोजिशन पार्टी का क्या इम्पोर्टेंस रहा था, किस तरीके से वो लोग काम वगैरह किया करते थे, इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस यही आज के चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। 1 सेकंड रुक जाए।
स्क्रीन ओपन है आपकी? स्क्रीन ओपन है आपकी? स्क्रीन दिख रही है? जी, जी, थोड़ा थोड़ा बोल विजिबल है। लिया करे ना, मैं थक जाता हूँ बेचारा, कमजोर आदमी हूँ, पतला दुबला, तो थोड़ा थोड़ा बीच में बोल लेंगे ना तो मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाया करेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, तो जाहिर सी बात है भाई, जो 3 इलेक्शन हुए, 1952 वाला, फिर 57 वाला, फिर 62 वाला, इन तीनों के अंदर मेजोरिटी इसने लेकर के आई है पार्टी। तो क्या ये दुनिया में पहली पार्टी थी जो ऐसा कर रही थी, जो मेजोरिटी लेकर के आ रही थी? तो ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह है ऐसा, बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है कि एक सिंगल पार्टी जो है मेजोरिटी लेकर के आ रही है और वो डोमिनेंस कर रही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंट्रियां थी और जो हमारी इंडिया थी, तो इन दोनों में काफी फर्क था, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो डेमोक्रेसी से कंप्रोमाइज कर रही थी। मतलब वो डेमोक्रेसी को छोड़ करके, डेमोक्रेसी को उसने दांव पर लगा दिया, नॉमिनल डेमोक्रेसी लेकर के आए, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रही, और उसकी जगह पर वो लोग जो है एक पार्टी को डोमिनेंस रहता है उस जगह पर, सिर्फ एक पार्टी पूरी कंट्री को रूल करती है और रूलिंग पार्टी बन जाती है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देते हैं चाइना का, चाइना के अलावा सीरिया है, कुबा है। तो इन लोगों ने, बल्कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज मौजूद थी कि भाई एक सिंगल पार्टी ही आकर के कंट्री के अंदर रूल करेगी। कुछ जैसे म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ देश हैं, तो इनके यहाँ भी एक सिंगल पार्टी थी जो आकर के रूल किया करती थी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री पावर थी, जो मिलिट्री पावर की वजह से इस तरह हुआ करता था, ठीक है। मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसी थी कि इन्होंने सिंगल पार्टी का डोमिनेंस यहाँ पर रहा था। लेकिन इनके अंदर फर्क ये था, क्योंकि ये जितने भी मैंने कंट्री के नाम लिए, या तो मिलिट्री की वजह से ये लोग कर रहे थे, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको इस बात की आजादी देता था कि भाई सिर्फ एक पार्टी ही यहाँ पर आकर के डोमिनेंस करेगी, हुकूमत करेगी, गवर्नमेंट को गवर्न करेगी, ठीक है। या फिर मिलिट्री रीजन है, या फिर एक वजह और रही है कि ये लोग इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं करवाते थे, ठीक है। यानी इलेक्शन के अंदर जो है ये लोग ऊपर नीचे कर करा करके, सिर्फ उलट फेर करके या धोखाधड़ी से काम लिया करते थे, और जब धोखाधड़ी से काम लिया करते थे तो इलेक्शन जीत जाया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हुआ करता था। हाँ, अगर इंडिया की तरह किसी कंट्री का आप नाम ले सकते हैं, तो उसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट हुआ करती थी, बल्कि वहाँ की जो पार्टी हुआ करती थी उसका नाम था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उसने भी वहाँ का बहुत फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, वहाँ के फ्रीडम के लिए। और वहाँ जो रेस को लेकर के जो काले गोरे का मतभेद हुआ करता था, उसको मिटाने की कोशिश की, और उसके बाद वो लोगों उन लोगों ने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके फिर उन लोगों ने जब इंडिपेंडेंस पाई, तो इंडिपेंडेंस पाने के बाद वो उनकी जो पार्टी थी, कई मर्तबा उस पार्टी ने डोमिनेंस किया, कई मर्तबा हुकूमत की। तो अगर हिंदुस्तान की आपको मिसाल लेनी है, तो साउथ अफ्रीका की थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती मिसाल है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ कांग्रेस असल में जीत क्यों रही थी? चलो, आपने ये तो बता दिया कि दुनिया का आपने जायजा दे दिया। इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने दुनिया के बारे में ही बताया कि भी दुनिया के अंदर किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन असल में वजह क्या थी जो हिंदुस्तान के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार जीत रही थी? तो असल में ये था कि इसने फ्रीडम स्ट्रगल था, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि इसके जितने भी लीडर थे ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल के अंदर थे। जब इन्होंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, और कामयाबी हासिल करने के बाद यही लोग पार्टी के अंदर आए, और पार्टी के अंदर आने के बाद इन्हीं लोगों ने इलेक्शन लड़ा। तो जाहिर सी बात है, जो चेहरे हमें आजादी दिलवा रहे थे, लोग उनकी तरफ जल्दी माइल हो जाते थे। तो लोग उनकी तरफ जल्दी माइल हुए, और वो काफी एजुकेटेड भी लोग हुआ करते थे, ये अलग बात है, लेकिन वो लोग काफी लोग उनकी तरफ माइल हुए, और माइल होने के साथ साथ इस तरीके से वो लोग इसमें आ गए, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? इसी के साथ साथ एक और चीज है, वो ये है कि भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी और इतनी पुरानी पार्टी थी कि इसका फायदा इसको हुआ। बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो अभी
पैदा भी नहीं हुई थी, उस वक्त कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। ठीक है, यानी आजादी के टाइम सिंगल पार्टी एक ऐसी थी जो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो इतने लार्ज लेवल पर हो, और इसका जो नेटवर्क था वो लोकल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक सब पर फैला हुआ था। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं, मतलब ये कि भाई इसका नेटवर्क हो, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल हो या सबसे पहले बन गई थी, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं कि वाकईतन इन चीजों का फायदा, पहले बनने के साथ साथ कि भाई इसने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, साथ ही साथ इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इन चीजों ने कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इतनी बात समझ में आई? ये 3 बातें हैं कुल मिलाकर के, तीनों बातें अपने दिमाग में रखेंगे। अब ये मत लिखिएगा सिर्फ ये 3 बातें हैं, लेकिन ये 3 मेजर बातें हैं। आगे देखिए, कांग्रेस कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। तो पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ पर आएंगे। ये कह रहे हैं कि सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, यानी कांग्रेस के अंदर सोशल कोएलिशन हो रहा है। इसका क्या मतलब कि जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, जो समाज के मुआशरे के अलग अलग हिस्से हैं, जो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट हैं, वो एक जगह पर आ रहे थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि भाई 1885 के अंदर, 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ए ओ ह्यूम करके एक सिविल सर्वेंट होते हैं, एक्स सिविल सर्वेंट, वो इसकी फॉर्मेशन रखते हैं और उसके बाद ये बनने लगती है। शुरुआत के अंदर एलाइट फैमिली के लोग थे, इसके अंदर बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, बहुत अपर क्लास के लोग इसके अंदर हुआ करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर सब तरह के लोग आने लगे, यानी पहले सिर्फ अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, अब उसमें अपर कास्ट के लोग नहीं है, बल्कि अपर कास्ट के साथ साथ मिडिल कास्ट के लोग भी हैं, लोअर कास्ट के लोग भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, ओबीसी वाले लोग भी हैं, यानी हर जनजाति के लोग, हर कबीले के लोग, हर ट्राइबल के लोग, हर कम्युनिटी के लोग धीरे 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 इसके अंदर आने लगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक का मसला है, भाई ग्रोथ का मसला है कि भाई कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो शुरुआत में कांग्रेस के अंदर सिर्फ अमीर लोग शामिल हुआ करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस के अंदर अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शामिल होने लगे। ठीक है, इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि भाई इसके अंदर जो है आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी हो रहा था, मतलब कि इसके अंदर ऐसी हालात बन चुके थे कि इसके अंदर हर तरह की आइडियोलॉजी का आदमी आ सकता था। मतलब कोई सोशलिस्ट है वो भी आ जाए, कोई कम्युनिस्ट है वो भी आ जाए, कोई सेकुलर है वो भी आ जाए। ये अब धीरे 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 सारे जो भी आपकी आइडियोलॉजी कैसी भी है, आप सोच कैसी भी रखते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आना चाहते हैं, अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। ठीक है, तो इसका फायदा भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों बातें समझ में आई, दोनों वर्ड समझ में आए, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल यस सर कोएलिशन, जी। इतना समझ में आया ना? अब देखते हैं आगे, देखिए अब किताबी भाषा में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम ही बात होगी, थोड़ा बहुत फेरबदल होगा बस। कि भाई यही कह रहे हैं कि 1885 के अंदर कांग्रेस की जो है पैदाइश होती है। शुरुआत में जो हाई एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, जो प्रोफेशनल्स लोग हुआ करते थे, है ना, और जो कमर्शियल क्लास के, अपर क्लास के जो लोग हुआ करते थे, वही लोग इसके अंदर शामिल हुआ करते थे। लेकिन इसने धीरे धीरे मास मूवमेंट के अंदर कदम रखा और लोग इससे जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये धीरे 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 एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे इसका जो सिस्टम है ये वास्ट होता चला जाता है। जब कांग्रेस शुरू हुई थी तो इसके अंदर इंग्लिश बोलने वाला ज्यादा लोग हुआ करते थे, अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, मिडिल कास्ट के लोग हुआ करते थे। ठीक है,
लेकिन जब इसने बहुत ज्यादा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट करे, जैसे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट की बात कर सकते हैं, या क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर सकते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारी जो है इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो जब इस तरह की आप लोग चीजें देखते हैं तो इसकी वजह से इतने सारे मूवमेंट हो रहे थे, इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, इतनी सारी जो है चीजें आ रही थी, तो उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोग धीरे धीरे कांग्रेस के करीब होते जा रहे थे। ठीक है, यही कहा इन्होंने कि भाई इसके अंदर अलग अलग जो है डाइवर्स ग्रुप के लोग आते थे, आकर के शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ भाई वाकईतन ये सबके लिए काम कर रही है। इसके अंदर अब किसान भी हैं, इसके अंदर अब व्यापारी भी हैं, इसके अंदर जो है गांव के लोग भी हैं, इसके अंदर शहर के लोग भी हैं, इसके अंदर वर्कर भी हैं, इसके अंदर जो है कुछ मालिक भी हैं, इसके अंदर मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, हर कास्ट के लोग, हर तरह के आदमी इसमें आ सकते हैं। यानी कांग्रेस के अंदर स्पेस मौजूद है। आप कम्युनिटी के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देश के लिए कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात मेरी? जी। इसी के अंदर इन्होंने कहा, एक देखिए और कांग्रेस के अंदर एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी था। ये क्या था भाई? तो ये देखिए कि भाई कांग्रेस के अंदर हर तरह का आदमी था। ठीक है, रेडिकल आदमी भी हैं, मॉडरेट आदमी भी हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे थे, कहते हैं ना आप लोग नरम दल और गरम दल, कुछ लोग ऐसे थे कि भाई वो बहुत ज्यादा गरम दल के हुआ करते थे। उन लोगों की सोच ये थी कि भाई फौरन काम होना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, जरूरत पड़े तो हथियार उठा लो, जरूरत पड़े तो ये कर लो। फिर आप जो है बड़े मशहूर नाम है भगत सिंह का, है ना, और उनके एक और साथी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो थे, और उनको जो नॉन कॉर्पोरेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट साइमन कमीशन जब आया था, तो उनके सीने पे मार करके उनको जो है मतलब उनका देहांत हो गया था, नाम मैं भूल रहा हूँ, दो तीन भूल गया। तो उन लोगों को जो है वो कर दिया गया था। तो अलग अलग इसमें वो हो गया था, कुछ लोग नरम दल के थे, कुछ लोग गरम दल के थे, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा सेकुलर थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है कम्युनिज्म को बहुत ज्यादा फरोग दिया करते थे। तो हर तरह के, आप किसी भी आइडियोलॉजी को रखते हो, आपकी फिक्र कैसी भी हो, आप सोचते कैसा भी हो, सब तरह के लोग इसके अंदर आने लगे थे। ठीक है, तो असल में ऐसे था कि जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस डे थे, मतलब जब आजादी मिलने के करीब थी, उस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे। मतलब कि भाई मैं कम्युनिस्ट हूं तो मेरा मानना अलग है, आप जो है मॉडरेट हैं आपका मानना अलग है, आप रेडिकल हैं आपका मानना अलग है, आप गरम दल हैं आपका मानना अलग है, आप नरम दल हैं आपका मानना अलग है। सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबके काम करने का तरीका अलग है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। उसके बावजूद भी सबके ऊपर जो है अगर कोई काम कर रहा था तो उसको आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कह सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर ना ये जो आपके आ रहे हैं, जैसे आ गया कम्युनिस्ट पार्टी, इसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो समझने की हैं। ठीक। सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, और इसमें जो मतलब शुरुआत में तो ये सब मिल करके एक ही जगह पर आए, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि भाई पार्टी ने कह दिया, जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया उससे कुछ पहले कहा कि भाई आप दो तीन तरह की, आप ऐसा नहीं कर सकते थे आप अलग पार्टी से भी आए, आप दूसरी पार्टी से भी आए, तीसरी पार्टी से भी आए, अगर आपको कांग्रेस के अंदर रहना है, अगर कांग्रेस के आप मेंबर रहना चाहते हैं, तो आप दूसरी किसी पार्टी के मेंबर नहीं रह सकते। तो इस तरह की बात करके फिर बाकी लोग इससे हटने लगे हैं। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे किया जाता था, ये भी एक है ना, कि भाई ये जो फैक्शन का मतलब क्या है? फैक्शन का मतलब वही कि जो अलग अलग ग्रुप बन गए थे ना कांग्रेस के अंदर, अलग अलग पार्ट बन गए थे, कि एक आइडियोलॉजी के मानने वाले अलग हो गए, दूसरी आइडियोलॉजी के मानने वाले अलग हो गए, तो इसको ही फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फैक्शन समझ में आ रहा जी, जी। है? भाग तक देखिए, बट गए लोग। जब भी कोएलिशन होता है ना, तो वो इंसान को कमजोर बना देता है ना। अभी आपकी बिहार की गवर्नमेंट
नीतीश साहब और तेजस्वी यादव, इन दोनों से कोयलेशन जी। से गवर्नमेंट बनाई थी ना, गिर गई। उससे पहले भाई बीजेपी और नीतीश कुमार, मोदी जी और नीतीश कुमार, तो इन लोगों ने मिलाई, वो गिर गई। तो इसके पीछे वजह क्या रही? कोएलिशन असल में वीक चीज होती है ना? चाहे वो आइडियोलॉजी का हो, चाहे वो आपका सोशल टाइप का हो, बहुत ज्यादा मजबूत आमतौर पे इस तरीके से सोचा जाता है। लेकिन जब बात आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की करेंगे और 1950 से 1960 और उस वक्त की आप बात करेंगे, तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस को इससे घाटा नहीं हुआ, बल्कि इससे फायदा हुआ। ठीक है, यानी अब किसी को अपनी बात कहनी है, किसी को अपनी चीजों को रखना है, तो सिंपल सा तरीका है, कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाइए, अपनी बातों को रख लीजिए आप। अच्छा, जब आप इसके अंदर शामिल होते हैं ना, तो जैसे आप इसके अंदर शामिल हो गए, जैसे आप इसके अंदर शामिल हुए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अब ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाएगी जो अपने ही मेंबर के खिलाफ जाए, ऐसा कोई फैसला तो नहीं लेगी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी कि उसके ही मेंबर के खिलाफ चली जाए। तो कांग्रेस जो है ना, बहुत सोच समझ के, बहुत कंप्रोमाइज करके फैसले लिया करती थी और सारी चीजों को वो नजर में रखा करती थी। ठीक है, अच्छा, ये एक और चीज थी कि भाई अगर आप उसकी बात से मुत्तफिक हैं तो ठीक है, अगर आप उसकी बात से मुत्तफिक नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें किसी तरह की कोई खामी है, इसमें किसी तरह की कोई गलती है, तो मान लीजिए कि अगर आप किसी पार्टी के अंदर हैं और उस पार्टी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, या इसकी ये खामियां हैं, इसकी ये गलतियां हैं, तो उसका ये तरीका है कि भाई आपने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आप उस पार्टी के अंदर रह करके चीजों को सुधार नहीं सकते, या आप उस पार्टी के अंदर रह करके उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये चीज नहीं थी शुरुआती दौर के अंदर। शुरुआत में ऐसा हुआ कि इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस की चीजों को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, मुकम्मल तौर पे क्रिटिसाइज किया। Internal dissemination various group and leaders of the Congress didn't put the mystical content. यही के जो अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे उसको हम लोग फैक्शन बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, जो लोग तनकीद किया करते थे ना, क्रिटिसाइज किया करते थे, टॉलरेट किया करते थे, तो आ, उनको कांग्रेस दबाती नहीं थी। कई मर्तबा तो उनकी तारीफ भी करती कि हाँ आपने ये बात जो कही। लेकिन अब ये है कि भाई कोई इंडिविजुअल की बात करने लगे, कोई पर्सनल मैटर को लेकर के ऐसा करने लगे, तो उसकी बात को नहीं सुना जाता। लेकिन जो ऑथेंटिक बात हुआ करती थी, जो असल में क्रिटिसाइज हुआ करता था, एक होता है तनकीद, एक होता है तनकीस। तनकीस का मतलब ये होता है सिर्फ गलतियां निकालना, तनकीद का मतलब ये होता है कि हाँ आप उसकी गलतियों को और उसकी अच्छाइयों को, दोनों को अलग अलग वजाहत के साथ बयान करो। तो जब ये लोग तनकीद किया करते थे, जो असली क्रिटिसाइज है, रियल क्रिटिसाइज है, जब इसको ये लोग किया करते थे, तो उससे गवर्नमेंट को फायदा होता था और गवर्नमेंट इस तरीके से चलने लगती थी। और इससे जो है कहीं ना कहीं हमारी जो कांग्रेस है वो मजबूत ही होती थी। ठीक है, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसे रूम का नाम था जहां पर बहुत अलग अलग फैक्शन आते थे और आपस में आकर एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे की जो है मतलब क्रिटिसाइज करते थे एक दूसरे को। ठीक है, फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि जब तक ये चीजें चली चली, वरना फिर लोगों ने अलग अलग पार्टियों को बनाना शुरू भी कर दिया। ये बात की चीजें हैं। ठीक है, मार्जिन देखिए, ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई, लेकिन स्टेट लेवल पर भी ऐसा था कि कांग्रेस ने जो गवर्नमेंटें बनाई थी वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ मिल करके बनाई थी। ठीक है, The other parties primarily influence this fiction. जो स्टेट का मसला था उसके अंदर जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, कुछ लोगों से, कुछ पार्टियों से मिल करके बनाई थी। ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त कोई अपोजिशन पार्टी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, और कुछ लोग अगर पार्टी से निकल करके बाहर चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी से बिल्कुल दूर हो गए हैं, या पार्टी से कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के अंदर रह सर करके। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सबको कट रही है क्या? मेरे ख्याल से आवाज सही आ रही है। देखिए, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा बस जहन में रखिए। अगर आवाज कटे तो आप लोग माइक खोल करके भी बोल सकते हैं, साहब भाई आवाज कट रही है, इसको आप रिस्टोर कर लीजिए, ठीक है? वैसे होना नहीं चाहिए, मैं बाहर आ गया हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी मैं बता रहा था कि इंडिया के अंदर जो अपोजिशन हुआ करती थी, असल में बाज़ाब्ता कोई अपोजिशन थी ही नहीं, क्योंकि शुरुआती दहाइयों के अंदर, खासकर शुरुआत की जो 1950 के करीब का इरा रहा है, उसके अंदर ऐसा था कि गवर्नमेंट के अंदर ही लोग रह करके छोटे छोटे ग्रुप हुआ करते थे, फिर वो लोग आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी किया करते थे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी से वो लोग, मतलब कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस होते थे, कुछ लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते थे, तो ये सिस्टम थोड़ा बहुत चलता रहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अपोजिशन पार्टी हुआ ही नहीं करती थी। बहुत सारी अपोजिशन पार्टी थी उस वक्त जो हुआ करती थी, ठीक है? लेकिन ये था कि उन अपोजिशन पार्टी का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि जो चीजें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी वो किसी और गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं थी। और असल में ये जो अपोजिशन पार्टी है, ये उभरनी कब शुरू हुई? तो ये उभरनी 1950 के करीब शुरू हुई। कब हुई भाई? आवाज आ रही है? कब हुई? 1950 से, यस सर। 1950। आप क्यों हुई? तो वही इलेक्शन के लिए, है ना? और 1952 वाला जो हमारा इलेक्शन हुआ, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ उसके अंदर ये धीरे धीरे उभरनी शुरू हो गई, ठीक है? इससे पहले अपोजिशन पार्टी बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, बस इक्का दुक्का नाम के लिए हुआ करती थी, उनका कोई खास मकाम नहीं हुआ करता था, ठीक है? और बहुत मिनिमम लोग इनके लोकसभा के अंदर हुआ करते थे शुरुआत के अंदर, लेकिन हुआ तो करते थे लोकसभा के अंदर, या जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर इनके लोग हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों ने काफी चीजें, मतलब ना हो करके भी, बहुत लार्ज लेवल पर नहीं थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, उसको बहुत ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश की। इन लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ पॉलिसीज होती हैं जो लोगों के खिलाफ जाएं, अवाम के खिलाफ जाएं, कॉमन पीपल के खिलाफ जाएं, पीजेंट के खिलाफ जाएं, या जो ट्रेडर हैं उनके खिलाफ जाएं, तो उनके खिलाफ जो भी चीज जाती थी तो उनकी पॉलिसी को जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उनको भी क्रिटिसाइज किया करते थे। और फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो जो काम किया करती थी उसको भी ये लोग लोकसभा के अंदर, या फिर जो हमारी विधानसभा होती है, विधानसभा के अंदर ये लोग क्रिटिसाइज किया करते थे। तो इन्होंने एक तरह से चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम बना करके रखा हुआ था मुकम्मल तौर पे, कि भाई ये ऐसा होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, और कांग्रेस को मुकम्मल तौर पे इसके पावर को बैलेंस करने की कोशिश की थी। मतलब ऐसा ना हो कि कांग्रेस एक तरीके से डिक्टेटरशिप बन जाए, मतलब डिक्टेटर बन जाए और आकर तसल्लुत को यहाँ पर कायम कर दे और बहुत ज्यादा जो मन में आए ऐसा करे। ऐसा होने से इन लोगों ने बचाया, ठीक है? साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी सामने रखा, मतलब लोगों को इस बात का भी एहसास दिलाते रहे ये लोग कि भाई अगर कांग्रेस सही से काम नहीं करेगी, कांग्रेस अगर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेगी, तो हम लोग हैं, हम लोग आपके लिए काम करेंगे, ठीक है? तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन इन लोगों ने तैयार रखा, और एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है? और यही वो लोग थे जिन्होंने एंटी डेमोक्रेटिक कंट्री होने से कंट्री को बचा लिया था, ठीक है? और यही वो पार्टियां हैं जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लीडर को बनाया था, उन लीडर को ट्रेंड किया था, जो बाद में हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, और बाद में जो है, बल्कि यूं कहूं तो शुरुआती जो पार्टियां थी, जैसे आपकी आज की बीजेपी हो, या फिर आपकी समाजवादी पार्टी अखिलेश वाली पार्टी हो, फिर ये जदयू हो, या फिर आपके नीतीश कुमार वाली हो, तो ये जितनी भी, फिर ममता बनर्जी वाली पार्टी हो, तो इस वक्त मतलब अगर आप इनके बैकग्राउंड में जाएंगे, पिछली
आज से तकरीबन 50-60 साल पहले जाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं इन सारी पार्टियों की जड़ें वहीं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, या तो वो अपोजिशन में बैठे हुए थे, या कांग्रेस के अंदर, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर, या फिर किसी और के अंदर, मतलब इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं पर है। तो अगर अखिलेश यादव ने पिछले कुछ सालों में काम किया, या नीतीश कुमार ने कोई काम किया, या ममता बनर्जी ने कोई काम किया, तो इसकी शुरुआत या इन नेताओं को उभारने वाला, लेकर के आने वाला, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो गए, तो इन नेताओं को लेकर के आने वाले कोई और लोग नहीं थे, बल्कि वहीं से इनकी शुरुआत हो रही थी, और वो बड़े बड़े लीडर पैदा कर रहे थे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? अरे बात समझ आ रही है जी सर, भाई? यस सर। अब तो वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, ठीक आ रही है? जी हाँ, आवाज भी क्लियर है। जी हाँ, बातें समझ में आ रही है। सारे जी लीडर जो है कहीं ना कहीं और कनेक्शन का कांग्रेस से शुरुआत है। में ऐसा था कि अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, इनके ये दो लोग बड़ा एक दूसरे का एहतराम किया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे। ठीक है, शुरुआत में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भाई मामला थोड़े से खराब हो जाते हैं। बाद में इनके अंदर ये मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर आप किसी बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस बात को सुना जाता था। अगर आप कोई ऑथेंटिक बात कर, वो लोग ऑथेंटिक ही बात किया करते थे। ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी करो, आप करोगे मतलब गलत ही करोगे, ऐसा नहीं हुआ करता। मतलब जैसे आज की मिसाल दूं कि भाई अगर आज मोदी जी कुछ भी करें तो कांग्रेस वाले तो उनको क्रिटिसाइज करेंगे ही, और ठीक पहले ही, आज से अगर आप 10 साल पहले जाएंगे तो कांग्रेस वाले कुछ भी करें, बीजेपी वाले तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। तो ये वाला सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था। वो गवर्नमेंट की बास जगह तारीफ भी किया करते थे, और बास जगह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, जब वो क्रिटिसाइज करते थे तो गवर्नमेंट उस पर नजरसानी किया करती थी, उसको देखा करती थी कि हाँ कहीं हमसे वाकईतन गलती तो नहीं हुई है, कहीं हम जो है मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, इसको समझने की वो लोग कोशिश किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशन जो है डिक्लाइन हो गया, मामला थोड़ा सा खराब हो गया। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फेस रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, तो काफी ये यूनिक रहा है। ठीक है, और इसको जो असल में लीड करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस ही है। और इसने बहुत सारे सेक्शन को और बहुत सारे ग्रुप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और लोगों को भी लगा कि भाई हम अपनी आइडियोलॉजी को कांग्रेस में जाकर के बयान कर सकते हैं, वहां से ये जो है ग्रोथ कर जाएगी हमारी, जो मतलब हम एक तरह से ग्रोथ कर जाएंगे, हमारी आइडियोलॉजी जो है पनपने लगेगी, और फिर वो आगे बढ़ जाएगी। हम जो देश हित में काम करना चाहते हैं उसमें हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आने लगती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कितना बड़ा इन लोगों ने काम किया था। ठीक है, तो वाकईतन इसकी बिना पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ठीक है, और लोगों को इंटरेस्ट भी था कि भाई अगर आप चाहो का काम करना चाहते हो तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर शामिल हो सकते हो। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद जब ये चीजें थोड़ी सी ढलने लगी इन 3 इलेक्शन के बाद, तो फिर जैसे हमारे नेहरू जी थे, तो उनका भी जब देहांत हो गया तो उसके बाद धीरे 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 मामला बदलने लगा, और जो अपोजिशन पार्टी है वो सामने आने लगी। कुछ इन पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों को ये लगने लगा कि भाई हम लोगों को जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो हम लोगों को पोजीशन नहीं मिल रही, सीनियर नेता लोग जो हैं उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पर काम नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की चीजें आने लगी। ठीक है, तो फिर हम लोग मेरे ख्याल से इसके बाद वाला चैप्टर, ये तो अगला वाला आपका डेवलपमेंट का चैप्टर है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे, और उसके बाद फिर 2 चैप्टर आपके आएंगे। एक तो आएगा एक्सटर्नल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन करके आएगा, इसके बाद वाला जस्ट टॉपिक है डेवलपमेंट का टॉपिक है, और उसके बाद शायद आपका पाकिस्तान वाला और चाइना वॉर वाला है, और उसके बाद एक टॉपिक है उसके अंदर इस ये वाला मतलब अब के बाद वाला जो है ना कि इंदिरा गांधी आई, फिर इमरजेंसी क्यों लगी, कैसे लगी, तो उसके अंदर हम इसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे। आज के चैप्टर में कोई ये बात ऐसी है जितनी आपने पढ़ी है उसमें से कोई समझ में ना आई हो?